अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगी सना मिर्ज़ा साहिबा, सुहेल भट्टी साहब, मुबशिर बुखारी साहब और फैसल शकील साहब हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक अहम खबर, MQM और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, गठजोड़ सामने आया है। इससे कबल अगर MQM की तारीख उठाकर देख ली जाए तो 34 सालों में गुज़श्ता तकरीबन हर विफाकी हुकूमत का MQM हिस्सा ही रही है। बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है बहुत बार उनको। और सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि जब आज मीडिया टॉक की है फारूक सत्तार साहब ने इस अपने अलायंस के बाद, इलेक्शन के ऐलान के बाद कि जब इलेक्शन वो इकट्ठा लड़ेंगे, तो फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि एक सियासी जमात मुल्क को मसलों से नहीं निकाल सकती है, उसके लिए हमें इकट्ठा होकर मुल्क को मसलों से बाहर निकालना ही होगा। तो सवाल तो इससे ये बनता है कि जब 16 माह PDM की हुकूमत थी और 13 जमाती इत्तेहाद था सियासी जमातों का, तो तब मुल्क को किसने मसलों से बाहर निकाला? तो सवाल तो फिर इससे ये खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क को मसलों से निकाल पाएंगे या नहीं, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं, काविशें की जा रही हैं। सामने आ रहा है इलेक्शन से पहले किस तरह से गठ जोड़ की बातें की जा रही हैं और एक के बाद एक सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी इससे जुड़ा जारी है। MQM पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, सबसे पहले सवाल सुहेल साहब मैं आप ही की जानिब लेकर आ जाती हूँ। आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है MQM की बतौर सियासी जमात आखिर हैसियत है क्या? देखिए, MQM की बतौर सियासी जमात बहुत अहम हैसियत है। हम कैसे उसको भुला सकते हैं? हम अगर उसको 2002 से ऑनवर्ड देखें, उसकी हैसियत हम सबके सामने है। MQM की ऐसी इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ जो कराची, हैदराबाद, सखर के अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बल्कि मरकज़ के अंदर भी किसी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसी गवर्नमेंट को थोड़ा सा हिलाने जुलाने के लिए MQM की हैसियत तो रही है। ये हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मामला ये है कि दूसरी तरफ हम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि MQM की एक ओरिजिनल, एक उसकी हकीकी फॉलोइंग नहीं है। वो बहुत से हालात से गुजरे, मुझसे बहुत से हादसे और साहने ऐसे हुए जिसके नतीजे में उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, नहीं बढ़ पाए। लेकिन अल्टीमेटली एक उनकी फॉलोइंग, एक उनकी पॉलिटिकल एक पहचान तो है। और वो अपनी छोटी सी पहचान के साथ जिस तरीके से मरकज के अंदर और सूबे के अंदर अहम तरीन वजारतों के ऊपर रूल करते हैं, उसकी मिसाल एक हमारे सामने है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गुज़श्ता 40 से 45 सालों के दौरान जो एक रवायती एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं हमारे सियासी निज़ाम को चलाने के लिए, वो बिल्कुल नाकाम रहे। उसका खमियाजा भुगतना पड़ा इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क की मौशियत को। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि एक मफाहमत होनी है, रवादारी की तरीके से हमने आगे चलना है, और उसके साथ साथ किसी एक सियासी जमात के पास जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है, कोई हल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये कम्बिनेशन बनना था। और इस कम्बिनेशन की बुनियाद PDM के दौर हुकूमत में रख दी गई और उस बुनियाद को फिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौटे, मीनार पाकिस्तान पर खिताब करके उन्होंने पूरी एक फ्यूचर की एक डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ दे दी। तो अब जरूरत इस चीज की है कि तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ कोई नई सियासी जमात बन जाए। एक जो रवायती तरीकाकार चलता रहा है कि किसी को आप 4-5 जमातें इकट्ठी की गवर्नमेंट बना लें, फिर दूसरे के खिलाफ चले जाएं, 2-2.5 साल बाद उनकी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, रसाकशी शुरू हो जाए और उसका खमियाजा इस पूरे मुल्क की आवाम को भुगतना पड़े। मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, आने वाले दिनों में और भी हमें बहुत सी ऐसी एपिसोड देखने को मिलेंगी कि एक और जमात ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। तो बैठकर बातचीत करके, जहां पे आप मिसाक मौशियत की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो 40-45 सालों का एक एक्सपीरियंस है, जिन वो सब लोग इस वक्त हमारी सियासी जमातों में कदावर सियासतदान मौजूद हैं जिन्होंने गुज़श्ता 40-45 साल की सियासत के अंदर बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। बहुत सी गलतियां उन्होंने की होगी, बहुत सी उन्होंने डिफरेंट एक्सपीरियंस से गुजरे, उनकी लर्निंग भी हुई। तो अब उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर बैठकर चलेंगे किस तरीके से आगे चलना है। देखिए, अभी हमें कहा जाता है कि वो जो आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ रहनुमाओं में वो लफ्जी गोलाबारी चलती है। कहा जाता है कि इलेक्शन का मोमेंटम बनाने के लिए है। 40-45 साल से ये मोमेंटम ही बनाते गुजर गए। लोगों के दिलों में तफरीक पैदा हुई, सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हुई। उसका फायदा तो नहीं हुआ, ना मुआशी लिहाज से फायदा हुआ, ना समाजी लिहाज से फायदा हुआ। तो हमें इस टाइप की छोटी छोटी टेक्निक्स अपनाने की बजाय कि आगे चल के इकट्ठे होना है, हुकूमत में हिस्सा बनना है, इत्तेहाद का हिस्सा रहना है, और हमारी सारी फरमाइशें भी पूरी होनी है, इक़्तिदार के मजे भी लूटने, लेकिन समाज को तकसीम करके ये सब कुछ करना है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में तमाम वो बड़े सियासी कदावर जो शख्सियात मौजूद हैं, उनको क्लैरिटी के साथ इस वक्त एक अपना एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो मुल्क को रिक्वायर्ड है वो बनाकर आगे चलना चाहिए। और इसी के अंदर उनकी भी भलाई है और इसी के अंदर अवाम की और इस मुल्क की भलाई है। लेकिन
जो एमक्यूएम का रोल है वो इंपॉर्टेंट रहा है मेक एंड ब्रेक के लिए, तो उसके बजाय इसके कि आगे चल के कुछ तरह की हरकत करें, तो उनको अगर नून लीग ने इसी स्टेज के ऊपर एंगेज कर लिया है तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल एंगल से एक अच्छी पेशरफ्त है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सना, आपके पास आ जाती हूँ, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, नून लीग ने जिसने पहले ही 12 एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो कराची का नक्शा है बिगाड़ने के पीछे एमक्यूएम है, उनको अपना जो किबला है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज ये सियासी जमातें एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सहाफ़ी से सवाल ये करते हैं कि कल आपको कॉल की जाती है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और आज आप आ जाते हैं लाहौर इनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात आपके डन हो जाते हैं, डील हो जाती है, आपसे बातचीत आगे बढ़ जाती है, तो इस तरह इससे ये हम तासुर ले या ये समझा जाए कि इससे पहले ही आप लोगों की बातचीत शुरू हो चुकी थी, सवाल का जवाब कुछ गोलमोल कर गए फारूक सत्तार साहब, आप इस पर क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, आई थिंक पहली तो बात ये ज़रूरी है कि खालिद मकबूल साहब ने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि जी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में थे और राब्ते में रहे भी थे और उनके साथ बातचीत होती रही थी। तो आई थिंक ये जो डायलॉग हुआ है, ये मुज़ाकरात हुए हैं, ये पहले से किसी हद तक प्लान थे। हम पिछले चंद हफ्तों से ये खबरें जरूर सुन रहे थे, जिस तरह अभी आज शो में हमारे साथ फैसल शकील भाई बैठे हुए हैं, खुद कराची में, इनको उसकी ज्यादा इंसाइट्स पता होंगी कि वहां चल क्या रहा है। लेकिन इन रियलिटी एमक्यूएम जिस जमात के साथ हाथ मिलाती है, चाहे इख्तिदार आने से पहले या इंतखाबात के बाद, उससे आपको ये जरूर पता चल जाता है कि किस जमात ने इख्तिदार में आना है या किस जमात को इख्तिदार की रेस में सबसे आगे होना है। तो मेरी नजर में इनका इत्तेहाद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नून लीग के साथ अगर इत्तेहाद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नून लीग ही इस रेस में सबसे ज्यादा आगे होगी। जहां तक बात है दोनों के इत्तेहाद की, तो इवेंचुअली देखिए अल्टरनेट चॉइस आपके पास क्या थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही दबा दिया गया है सिंध के अंदर, जो उनकी बुनियादी लीडरशिप थी वो वैसे ही तकरीबन खत्म होने के करीब है। उसके बाद आपके पास कंपटीशन में क्या बच जाता है? जीडीए में तकरीबन 1 माह से ये डिबेट हो रही है कि जी हमने भी नून लीग के साथ इल्हाक करना है, इत्तेहाद करना है। अब तीसरी जमात इसमें JUI-FE है, जो आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो सिंध में उनके साथ अलायंस बनाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसकी पोजीशन क्या होगी और ये कितना स्ट्रांग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने। क्योंकि जब पिछले महीने से खबरें आ रही थी कि ये इत्तेहाद बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन था वो ये था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इससे निमट लेंगे। लेकिन अगर ये तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक करार दे सकती हैं या बन सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ये देखना होगा। क्योंकि खास तौर पर जब बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे तो जो अमेंडमेंट की गई थी बल्दियाती इलेक्शंस के कवानीन में, उससे ये कहा गया है कि हल्का बंदियां और इस किस्म के बहुत से ऐसे मसले थे जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंट्रोल करके एमक्यूएम को पसे पुश डाल दिया था जी, और इसी वजह से एमक्यूएम ने उसका बायकॉट भी किया था। और भी बहुत सी वजूहात होंगी। तो आई थिंक एमक्यूएम के पास अल्टीमेट चॉइस यही थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओपोनेंट से हाथ मिलाए। अब चाहे जितनी भी दोस्ती हो पीपल्स पार्टी और नून लीग में, लेकिन इलेक्शन में ये एक दूसरे के सामने इसलिए खड़ी होंगी क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह नहीं देनी है। तो चाहे लफ्जी जंग सही, लेकिन ये हम जंग होते हुए देखेंगे इंतखाबात में। तो किसी ना किसी अलायंस में इन्होंने जाना है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में लास्ट पॉइंट जो मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि इस पूरे सिनेरियो में जरूर इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बार बार ये बात कर रही है कि अदर देन मुस्लिम लीग नून उनकी तमाम जमातों के साथ राब्ता है, तो क्या उसमें एमक्यूएम भी शामिल है? और वो जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इख्तिदार पंजाब में नहीं जाएगा, तो क्या वाकई ग्राउंड वर्क है या फिर ये जुबानी जंग है? क्योंकि उसमें आप एमक्यूएम जैसी जमात को माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक, मुबश्शिर साहब, यही सवाल लेकर मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ। पीपल्स पार्टी पहले शकूक शुबात का शिकार रही है, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है कि जी हमें मिल ही नहीं रही लेवल प्लेइंग फील्ड, और अब बिलावल साहब अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। और जरदारी साहब भी दूसरी जानिब देखें तो काफ़ी यूँ समझ लें बाजिद हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि जो बिलावल हैं वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ये सिर्फ अटेंशन के लिए ये बातें की जा रही हैं या फिर वाकई इसके पीछे इसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ किसी की तरफ इशारा कर रहा है? मेरी आवाज आप तक आ रही है सना? मुझे ये बताइए। लाउड एंड क्लियर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने बिलावल की वजारत उस्मा के हवाले से काफी अरसा पहले बयान दिया था। जी जी जी, और उससे पहले इजहार किया था इनफैक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे और शिकायत उस वक्त तक नहीं थी जी। ये जब से उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का शुरू किया है वावेला, तो उसके बाद से के वजीर आजम बनने की बातें तो उन्होंने भी खत्म कर दी हैं। लेकिन इस मौका पर जब मुस्लिम लीग नवाज अपने फ्लैंक्स को एक्सपेंड कर रही है और एमक्यूएम जिसको हमेशा क्रिटिसाइज किया और माजी में हकीम सईद साहब
कत्ल के इल्जामात उस पर लगाए, 11 मई के वाकयात उस पर लगा, जो इंसिडेंट कराची में हुआ उसका जिम्मेदार उसे ठहराया। और बाकायदा मियां नवाज शरीफ ने COD जब कर रहे थे वो, तो उसमें MQM के हवाले से काफी तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। तो अभी MQM का इस तरह और मुस्लिम लीग का उस तरफ जाना, ये तो इस चीज का गमाज है कि यस, मुस्लिम लीग नवाज को वो हमारे जो शीशागर हैं उनकी तरफ से काफी सपोर्ट हासिल है। तो वो शीशागर आपको पता है ढालते हैं, शीशों को पिघला के ये शक्ल ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात तासिफ जरदारी कर रहे हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी अपनी कैलकुलेशंस, उनके अपने टैक्टिक्स और वो अपने कार्ड्स होते हैं जो वक्त आने पे अनर्थ करते हैं। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं तो इसको मैं इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा अगर सकता। लाहौर इसको नहीं किया जा सकता, और इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नवाज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ना उभर सके, और अगर वो चलिए मेजोरिटी पार्टी जिसके पास सिंपल मेजोरिटी ना हो, फर्ज कीजिए ऐसा सिनारियो बनेगा, तो उसमें फिर उन्हें क्रचेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऑलरेडी वो क्रचेस तो इकट्ठे कर रहे हैं MQM की शक्ल में या में, और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको नजर आएगी उनके साथ जाते हुए। इसी तरह हो सकता है कि KP में आपको PTI पैट्रियट अगर कोई सीटें ले गई तो वो उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो पार्टी जिनके पास मेजर चंक है, तो आप सिंध की बुनियाद पे बड़े आराम से कंफर्टेबली ये तो कह सकती हैं कि 35 सीटें तो पीपल्स पार्टी के पास होंगी ना। तो एक मेजर, अब ये सिंध की मैं सिर्फ प्रोजेक्शन आपको दे रहा हूं, मैं पूरे मुल्क की नहीं दे रहा। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बन पाएगी कि वो भी अपना वजन किसी के पलड़े में डाल सकें। और ये जो सूरत हाल है इलेक्शन से पहले, चूंकि उसमें मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नवाज के पास लीडरशिप डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है सिंध में, क्या बशीर मेमन साहब को उन्होंने सदर बनाया है। बशीर मेमन साहब को जो PMLN एक्टिविस्ट हैं कितने को हैं सिंध में, ये हमारे फैसल भाई हमें बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उनका कम से कम यह है कि वो ब्यूरोक्रेसी को कुछ हैंडल कर पाएंगे, उनका मैक्सिमम फायदा ये होगा। लेकिन जो असल फायदा मैं देख रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज शायद कराची से MQM की सपोर्ट के साथ और JUIF की सपोर्ट के साथ एक आध सीट, कोई एक आध हैदराबाद में अगर MQM ने उसे चांस दिया तो शायद ये 2-3 सीटें के ये क्लेम करके जी हम गीर पार्टी हैं। लेकिन उसके अगर इस सिनेरियो पे जाएं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि आज बातचीत भी हुई मेरी, वो ये है कि ठीक है MQM आपको अपना चंक दे देगी कराची की, चलिए 2 सीटों पे आपको सपोर्ट कर देगी, अपना कैंडिडेट उधर नहीं। जवाब में क्या आप MQM को पंजाब में कोई सीट देंगे? मसलन उनका मुल्तान साइड पे, साउथ साइड पे, लोधरा साइड पे, भावलपुर में इवन 24, 25, 40 हजार, 50 हजार वोट है। तो क्या MQM का कैंडिडेट हम पंजाब देखेंगे जीतते हुए? तो अगर मैं मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि पंजाब में, चूंकि राना सनाउल्लाह कह भी चुके हैं कि पंजाब में हम बड़े कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो अगर यही एटीट्यूड है तो फिर आने वाला बताएगा कि MQM भी ने वो वाली स्पेस देगी कि नहीं जो ये डिजायर कर रहे हैं। वरना ये ले और एक इनसाइड न्यूज़ कह लीजिए। फैसल साहब के पास ये सवाल मैं लेकर आ जाती हूँ, आज की यहाँ मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है? फैसल साहब, आपके पास कुछ इससे रिलेटेड कुछ खबरें पहुँची हों कि क्या डील है जो बेसिकली नून लीग ने की है MQM के साथ? कि MQM जो है, जैसे कि आपने बताया कि 34 साल से विफाक में हिस्सा रही है, और जिस तरह की हवा चली है और उसमें दिखता है वाज़े तौर पे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगली हुकूमत बनाएगी, तो MQM ने जो है वो इस तरफ रुख किया है, और MQM जो है वो जहां इख्तिदार होगा वहीं MQM जाएगी। तो जैसे ही कल फोन आया तो आज जो है वो चले गए और फौरी तौर पर जो है वो मामला तय हो गए। MQM की हयात जो है इस वक्त, MQM अगर बाकी रहना चाहती है तो वो उसको जो है वो ये करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको जो कॉल आ जाती है और वो कॉल आ गई होगी और उसी कॉल पर जो है वो ये वहाँ मुलाकात के लिए गए होंगे। ये तमाम चीज़ें पहले से तय थी और उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ। मैं आपको बताऊं, जिस तरह
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 2013 की जो है वो हम नशिस्तें हासिल करेंगे, 17 के करीब नशिस्तें जो हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर वो MQM अब वो MQM है नहीं। ये MQM जो बनी है, जो टुकड़े जिसमें PSP जमा हुआ है, फारूक सत्तार जमा हुए, जिन लोगों ने जमा किए हैं उन्हीं लोगों ने जो है वो MQM को वहाँ आज इस्लामाबाद भेजा, जहाँ पर जो है वो मुलाकात हुई। तो ये इसलिए जो है ये मुलाकात हुई है और इसमें जो है वो MQM की बका यही है कि जो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताऊं कि MQM के कुछ लोग अभी जो खामोश बैठे हुए हैं। हाँ। जी कुछ कह रही? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। फैसल साहब, आपके मुताबिक MQM को कॉल आती है और MQM को कहा जाता है कि उन्होंने नून लीग से जाकर मुलाकात करनी है और ये मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है, इसको भी वो अनाउंस कर देते हैं। इस हवाले से देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में ये इल्हाक कितना अहमियत इख्तियार कर जाएगा। अब मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से जो फ़ंड्स, तरक्याती फ़ंड्स हैं वो जारी किए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और अब आपको ये बताएं कि जहां सियासी इस टाइम गर्मा गर्मी उरूज पर है, वहीं तरक्याती फ़ंड्स की बात की गई है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी। और निगरान हुकूमत 29 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जारी करने की तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। सवाल इससे जुड़ा हमारा यह है कि क्या निगरान हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो फ़ंड्स जारी कर सके? सबसे पहले मुबशिर साहब आप ही से पूछ लेती हूँ। सना देखिए, ये स्टोरी आज टेलन न्यूज़ पर हमने ही ब्रेक की। मामला यह है कि कतन माजी के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब निगरान हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमें मंजूर की गई हों या पहले से मंजूर शुदा स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा किया गया हो। इस दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी माजी में नहीं की जाती रही, लेकिन हमने जो मौजूदा निगरान सेटअप है ये माजी से बिल्कुल हटकर है। और हम देखते हैं कि इवन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के साथ अब देखते हैं कि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लिखा जाता, और उसके साथ और भी बहुत से गैर मामूली ऐसे काम हुए हैं जो माजी में नहीं हुए। शायद काकड़ साहब के दिल के अंदर बहुत दर्द है, वो बहुत से बड़े बड़े फैसले करना चाहते हैं, मुआशी तरक्की की रफ्तार को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, 2-4 माह के अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मैक्सिमम देना चाहते हैं, हासिल भी करना चाहते हैं। तो सारे गैर मामूली काम हो रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, शायद इससे पहले किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ना किया हो। बिल्कुल ऐसा। तब हुआ ये मामला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा दरीना मुतालबा था, मुसलसल वो इसरार कर रहे थे। ज़राए का ये कहना है कि फिर नून लीग के कुछ दोस्तों ने केयरटेकर सेटअप को कन्विंस किया कि जो रवा माली साल के दौरान जो तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मंजूर किए गए थे, उसमें से 61 बिलियन रुपीज PDM की गवर्नमेंट की आखिरी 40 दिनों में मंजूर हो गए थे। कुछ रिलीज हो गए थे, कुछ रिलीज होना बाकी है। बाकी 29 अरब मौजूद हैं। तो आप नई तरक्याती स्कीम मंजूर भी कर सकते हैं, उसके लिए फंड्स भी जारी कर सकते हैं। और उस मौके के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने एक लेटर लिखा काबीना कैबिनेट को समरी भिजवाने से मुतल्लिक, और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाए जो होती इसी मकसद के लिए है। अब कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल हमेशा वो कमेटी बनती रही है। कौमी असम्बली का इस वक्त वजूद नहीं है। उन्होंने 9 सेनेटर्स को उसमें डाला, 4 निगरान वफाकी वुज़रा को डाला, और उसके बाद उन्होंने 24 रुकनी कमेटी बना दी जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। और उस कमेटी को एम्पावर कर दिया गया है कि आप 29 अरब रुपए जो बाकी इस वक्त मौजूद है कौमी खजाने में, आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ तहसील में, शहरों में, गाँव में मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए आप ये जारी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इम्तिहान है कि वो इसको किस निगाह से देखते हैं और कैसे इसको डील करते हैं। चूंकि बहुत से ऐसे फैसले जब वफाकी हुकूमत ने किए हैं तो समरी मूव करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंकरेंस ली जाती है। इस मामले के अंदर ये प्रैक्टिस भी नहीं हुई, लेकिन जो इस कमेटी का जिसको चेयरमैन बनाया गया है उनका ताल्लुक भी माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत गहरा रहा है। उनके ऊपर बहुत से सवालात भी उठे जो कि इस वक्त निगरान वफाकी वजीर मवासलात हैं शाहिद अशरफ तारड़ साहब। तो ये कमेटी बन चुकी है, अप्रूवल हो चुकी है, फंड का अजरा उन्होंने करना है जो कि इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर किसी सूरत इस टाइम के अंदर कोई फंड्स का इजरा नहीं होना चाहिए। लेकिन
बहुत से दीगर फैसलों की तरह एक और गैर मामूली फैसला करके एक नए ट्रेंड सेट होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बुखारी साहब, मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ यही सवाल लेकर। आपको नहीं लगता कि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं? वहाँ इलेक्शन की अनाउंसमेंट, वहाँ तरक्याती फंड्स और यहाँ निगरान हुकूमत की इतनी काविशें कि भाई जल्दी 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 ये जो तरक्याती फंड्स हैं ये जल्दी जल्दी जो है पहुँच जाने चाहिए सियासी जमातों की जानिब। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या इतनी बहुत बड़ी गेम क्या है? क्या सना, देखिए जो सुहेल साहब ने फरमाया, मेरा मौकफ उनकी पूरी बातों को मेरा मौकफ वही है। तो लेकिन ये बात मैं स्टार्ट जब की थी तो मैंने कहा था ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसने हमें चौंका दिया। और इसी तरह जब आप की स्पेंडिंग में जाते हैं केयर टेकर सेटअप, तो अप्रूवल लेना पड़ती है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो एक तो मामला ये आया कि वो अप्रूवल ली गई है नहीं ली गई, और अगर इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल दे दी है तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि उन्होंने ऐसी सूरत में जब आप इलेक्शन की डेट दे चुके हैं उसके बाद आपने इसको अप्रूव क्यों किया। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है। मैं इसके साथ जरा एक और जरा फुर्तियां जो है निगरान हुकूमतें जो सूबाई भी हैं और वफाकी भी है, मसलन अभी लाहौर में हम स्मॉग की बड़ी बात कर रहे हैं कि स्मॉग जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम खेतों को जलाने वालों को इल्जाम दे रहे हैं, गाड़ियों के धुओं को इल्जाम देते हैं, फिर हम इंडिया को भी इल्जाम देते हैं जी उधर भी खेत बड़े जलते हैं, उधर कोई ऐसी। लेकिन हकीकत यह है कि लाहौर इस वक्त दोबारा खुदा हुआ है। और मैं पिछले मतलब आप 2002 से लेके 2023 आ गया है, ये तकरीबन 19 साल लाहौर में कहीं ना कोई जो है कंक्रीट का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट रहता है, जिसकी वजह से लाहौर की आबोहवा मुसलसल जो है वो पोल्यूशन का शिकार है। और ऐसे सीजन में अभी भी लाहौर में बेतहाशा वो वाले प्रोजेक्ट जो पिछली हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन निगरान हुकूमत ने वो स्टार्ट किए हैं। इससे भी आगे जो हमारी वफाकी निगरान हुकूमत है उन्होंने तो एक शानदार काम किया। सेनेट में आज आपने शोर सुना कि उन्होंने एक बिल भी वहां पे टेबल कर दिया जो कि नेशनल असेंबली का काम है, और नेशनल असेंबली के एब्सेंस में कोई बिल आप इस तरीके से और टेबल नहीं कर सकते। और आपकी वैसे सेनेट भी रजा रब्बानी साहब ने इस पे जब थोड़ा सा अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है तो उस पे जरा मामले को चेयरमैन साहब की तरफ से दबाने की कोशिश की है। तो ये जो रेड लाइंस है ना निगरान हुकूमत, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको थोड़ा सा क्रॉस कोशिश कर रहे हैं। और सुहेल ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो काकड़ बड़े ब्रिलियंट आदमी हैं, यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, विटी हैं, लेकिन वो मैक्सिमम एक्सपोजर हासिल भी करना चाह रहे हैं और शायद कौम को नए रास्ते भी दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि निगरान सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई पिटीशन कल को चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सना, मैं आप इसे पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत किस हैसियत से ये फंड्स के इजरा की बातें कर रही है और इस टाइम जो तैयारियां हैं वो भी जो है वो जोरों शोर से जारी हैं? सना, मेरा ख्याल है बाकी दो जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे ब्रीफ किया है कि वजूहात क्या हैं कि निगरां वज़ीर आज़म ये करना क्यों चाह रहे हैं। लेकिन आप इनके पूरे टेन्योर के अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो निगरां प्राइम मिनिस्टर के बजाय एक्चुअली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो अपनी डोमेन से आगे निकल कर भी परफॉर्म करें। लेकिन अगर हम साबका हुकूमत की बात करें तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि साबका हुकूमत ने अपनी रुखसती से पहले कुछ ऐसी पावर्स भी निगरां हुकूमत को दे दी थी जो माजी में नहीं दी गई थी, और यकीनन जब वो पावर्स दी गई थी तो ये निगरां हुकूमत साबका निगरां हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर सूरत में सामने आई है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इसी निगरां हुकूमत की बात क्यों करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले पंजाब की निगरां हुकूमत ने जो 4 महीने का अपना बजट पेश किया उसमें उन्होंने तकरीबन 20 या 21 खरब रुपए का वो बजट पेश हुआ है। उसमें उन्होंने जो गैर तरक्याती कामों के लिए जो अमाउंट डेडिकेट किया है उसके बारे में लोगों की ये राय है कि उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ खर्च होगा। उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो अगर आप देखें तो फिर सही मायनों में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये रकूम ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होंगी जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जहां तक हमारे इन प्राइम मिनिस्टर की बात है माफ कीजिएगा, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये निगरां प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं उससे भी कहीं से नहीं लगता कि ये बहैसियत इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें बज़ाहिर ये बयानिया कि ये नून लीग की बी टीम है, अगर ये पीपल्स पार्टी या कोई और जमात करती है तो ये गलत नजर नहीं आता। एक्चुअली तो ये टीम किसी और की है,
लेकिन सारा का सारा जो मलबा है वो नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है। तो आई थिंक इस टीम से वो सारे काम लिए जा रहे हैं जो एक्चुअली एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट से लिए जाने चाहिए। लेकिन अलमिया यह है कि ना तो इसके ऊपर अदलिया कोई रिएक्शन दे रही है, खबर अभी आई है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में हमें ये देखना होगा कि क्या अदलिया या फिर सियासी जमातों की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता है। ठीक है फैसल साहब, सियासी जमातें ये इलेक्शन से पहले ही तरक्याती फंड्स के हवाले से आखिर क्यों शोर मचा रही हैं? बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी जिसका ये बहुत ज़्यादा मुतालबा था कि ये तरक्याती फ़ंड जारी किए जाए, तो 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है और सिंध में क्या तरक्याती काम किए हैं वो आप सबके सामने है कि किस तरह से जो है वो तरक्याती काम किए हैं। ये पैसा जो है वो सीधा इलेक्शन के लिए आएगा और वो जो है मुख्तलिफ हलकों में लगाया जाएगा ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और जो है दोबारा से वोट हासिल कर लिया जाए। इसमें निगरां हुकूमत के जो कारकर्दगी है और निगरां हुकूमत की जानिब से जो ये फ़ंड जारी किया गया है, इस पर बड़ा सवाल है, जिस पे सुहेल इकबाल भट्टी साहब और सना मिर्ज़ा साहिबा ने बताया और कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं इससे मुतफ़िक करूँगा कि ये उनका इख्तियार नहीं था, लेकिन इख्तियार से बढ़कर वो कर रहे हैं और उनसे जो करवा रहे हैं वो ही सब कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। सुहेल साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं सवाल आपके सामने रखूंगी। जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, पीपल्स पार्टी की कुछ साल पहले की ही कारकर्दगी, हम बहुत पीछे नहीं चले जाते माजी में, हम सिर्फ कुछ साल पहले की कारकर्दगी उठाकर देख लें कि सिंध में किस तरह से बुरे तरीन हालात हो गए। तरक्याती फ़ंड्स इस टाइम पर उनको चाहिए जब तरक्याती फ़ंड्स वहाँ पहुँचकर भी वहाँ पर कराची की पूरी आवाम और सिंध की पूरी आवाम को शायद पता है या पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि वो तरक्याती फ़ंड्स आखिर जाएंगे कहाँ। आपको सामने है सूरत हाल सिंध की, कराची की, हैदराबाद की। जी जी सना, मैंने आपका सवाल उतने हिस्सों में सुना है, टूटे हुए मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे हमारे यहाँ सियासी सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन मैं समझ गया हूँ आपका जो सवाल क्या है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि इन तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, ये एक माजी में इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती रही है कि जो तरक्याती फंड्स हैं ये गलत तरीक़ेकार है, गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर के पैसों का गलत इस्तेमाल है। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सुनकर हैरान होंगे, आपने अच्छा है कि मुझे आपने दोबारा मौका दे दिया। यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट का टारगेट दिया हुआ है, वो हर मुल्क ने हासिल करना है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे बाबू ने एक शानदार तरीका निकाला कि अगर हमने यूनाइटेड नेशंस के इन गोल को अचीव करना है तो हम मुख्तलिफ जगहों पे तरक्याती स्कीमें बनाएं, छोटी छोटी, सेवरेज की, हेल्थ की, उसके साथ एजुकेशन की, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसका तरीकेकार बड़ा दिलचस्प है। अब इस वक्त MNAs नहीं है, फेडरल मिनिस्टर नहीं है, तो सब लोग सवाल करते हैं उनको क्या फायदा होगा। ये इसका बड़ा डिफरेंट यूनिक तरीका वारदात है। अच्छा। ये स्कीम जो पैसे लेने अपने कौमी खजाने से जो अरबों रुपए बांट दिए जाते हैं और उसके ऑन ग्राउंड फिर उसका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मिसयूज होता है उन फंड्स का, क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता। ये बेसिकली ये इख्तियार, ये फंड्स बल्दियाती इदारों को जाने चाहिए। वो तमाम जमातें मिलकर बल्दियाती इदारों को डेवलप नहीं होने देते, स्ट्रेंथ नहीं होने देते। ये करते क्या हैं, किसी भी इलाके के अंदर कोई भी इस वक्त के जो साबिक MNA हैं, साबिक MP हैं, वो इसको टॉप लेवल के ऊपर इसको पहले ऑर्गेनाइज करेंगे कि हाँ जी आपको 5 करोड़ 10 करोड़ का फंड्स मिलेगा। किसी भी इलाके के 10 लोग एक सादा पेपर पे लिखेंगे कि हमारी गली बननी चाहिए, इस इलाके के अंदर 2 सीवरेज की लाइनें डलनी चाहिए और कुछ और काम होने चाहिए। वो 10 दरखास्त देकर मुतलका DC के पास जाएंगे। DC को पहले वो लाइनअप होता है, वो उसको अप्रूव करेगा, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में दरखास्त जाएगी, वो फेडरल गवर्नमेंट को रजू करेंगे और ये स्टीयरिंग कमेटी जो 24 रुकनी बनी है ये उसके लिए फंड्स जारी कर देगी। माजी के अंदर ऐसे फंड्स बिकते रहे हैं। आपका खैबर पख्तूनख्वा के एक हल्के के लिए फंड्स जारी हुए तो उन्होंने ये फंड्स लेके किसी और हल्के को बेच दिया। दरमियान में बहुत से लोगों ने अपना कट लिया, कमीशन लिया और उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ और बहुत से जगहों में ये सिर्फ मंसूबे कागजों में बने, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। तो हम जिस अरबों रुपए का 82,000 अरब रुपए के कर्जों के तले ये कौमी खजाना, ये मुल्क की मौशियत और अवाम दबे हुए हैं। तो खुदा के लिए इस फसूदा निजाम को से जान छुड़ाइए, ये प्रैक्टिस तर्क कीजिए। 29 अरब रुपए की बड़ी वैल्यू है जो भी कौमी खजाने में बाकी है। जाने जाती हूँ, 29 अरब की अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। पैसे तो हमारे पास पहले ही नहीं थे। किस तरह से इलेक्शन कमीशन की भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि हमने सुनी है अदालत में खड़े होकर जब उन्होंने कहा, तो अब ये कहाँ से आ जाएंगे 29 अरब रुपए? जी, ये 29 अरब रुपए जो हैं वो चूंकि बजट में बच गए थे
तो अब उन्होंने कहा कि इसका बजाय इसके कि हम इलेक्शन के इनाकाद या बाकी किसी चीज पे खर्च करें, तो इनकी डिमांड को पूरा कर लें। और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च नहीं करते, रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो इजरा किया गया है इन फंड्स का, इसका पर्पस मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को कुशन देना है। भट्टी साहब ने जैसे बता दिया कि अभी पंजाब में, और ये सिर्फ हम इस पे पीपल्स पार्टी को ही नहीं बल्कि पंजाब में शायद उसका एक मेजर चंक खर्च हो, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी कुछ उन्होंने एलोकेट किया था, निगरान हुकूमत नहीं, प्रोविंशियल ने, लेकिन उधर से भी आएगा जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। फिर जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्क, कहीं पे नालियां बनेंगी, कहीं पे वाटर सप्लाई होगी, तो फिर उनकी जय जयकार हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी पार्ट ऑफ प्री पोल रिगिंग अगर इसमें इस सारे प्रोसेस में, उनके प्रोसेस में टिकट होल्डर जो किसी भी पार्टी का हो उसको इन्वॉल्व किया गया। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका भी क्लियर है मुबशिर साहब। अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक मुझे अनाउंस करना है और हम बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद पीटीआई चेयरमैन के हवाले से, डील के हवाले से कि क्या नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान के साथ भी डील होने जा रही है या नहीं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पीटीआई चेयरमैन जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं, और पीटीआई चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई है पीटीआई वकला की, और पीटीआई चेयरमैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आने वाले इलेक्शन में हमारी पूरी टीम को ना खेलने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग ये दावा कर रही है कि पीटीआई को भी सियासत का हिस्सा होना चाहिए और इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। और इसी हवाले से गायरा सादरा रफ़ीक का भी बयान आया है, और कल के एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी से मिलती जुलती बात की है। तो पीटीआई की इस हवाले से अगर हम देखें तो क्या किसी ना किसी तरीके से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या डील हो रही है या नहीं? सवाल लेकर सबसे पहले मैं मुबशिर साहब आप की जानिब आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ चेयरमैन पीटीआई की डील हो जाएगी? ये नहीं इंतखाबात लेना है तो इसके लिए किसी डील की जरूरत नहीं। मसला जो है वो सिर्फ इमरान खान की अवेलेबिलिटी, यानी इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या उनके जो लीडर्स जो जैसे शाह महमूद चौधरी परवेज हैं, क्या इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? तो बात फिलहाल रहेगी। अलबत्ता चूंकि इलेक्शन कह चुके हैं जी पीटीआई बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, उसके बाद तमाम चीज इंक्लूडिंग पीएमएलएन कह रहे हैं कि जी पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें लेने की इजाजत होनी चाहिए। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीटीआई हिस्सा लेगी, लेकिन शायद इमरान खान कैंपेन ना कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शायद उन्हें पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी मैटर किसी और को ट्रांसफर करना पड़े, जिनमें की हमशीरा रीमा खान भी हो सकती हैं या कोई भी लॉयर जैसे शुएब शाहीन है, या हामिद खान भी अब पीटीआई का हिस्सा है सीनियर, और उन्होंने पीटीआई बनाई थी और बहुत में जोर डाला। तो मेरे जाती ख्याल में पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ये नेगोशिएशंस का प्रोसेस चलता रहेगा। ये फाइनल शेप का देता है, ख्याल में ये इलेक्शन के बाद ही फाइनल शेप देगा, जहां तक इमरान खान साहब के जेल के अंदर और जेल से बाहर आने का ताल्लुक। ठीक है सना, सवाल लेकर मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी की धोखाधड़ी केस में एक बार फिर से गिरफ्तारी किसकी तरफ इशारा कर रही है? मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब हो या असद कैसर साहब हो, इस वक्त सिचुएशन जो है वो कोई खास क्लियर नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगी जो आप मेरे से पहले मुबशिर साहब ने जिक्र किया था निगोसिएशन का। वो असल चीज़ मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इस वक्त डिनाई नहीं कर सकते कि वो इलेक्शंस में शामिल नहीं होगी। ये तो बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कंटेस्ट करना है। अब सिर्फ फैसला ये होना है कि आया उनको स्पेस कितना देना है, पार्लियामेंट में कितना स्पेस देना है, इख्तिदार में कितना स्पेस देना है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इंतखाब में कामयाब नहीं हो सकेगी, ये भी वाज़ेह है। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर रखने के लिए इस्तेमाल ज़रूर की जाएगी। और ये जो बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बातचीत हो रही है, तो वैसे तो जो ज़्यादा मुख्तदिर हल्के हैं वो ज़्यादा बेहतर इसकी इंसाइट बता सकते हैं, लेकिन जो कहने वाले हैं उनकी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ
ये समझाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर, इन टर्म्स के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है वो इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जो स्टेटमेंट आया है कि जब तक पीटीआई चेयरमैन का दिल मोम नहीं बनेगा तब तक असद कैसर साहब भी कुछ कर ले तो कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक ये पूरी इस सूरत हाल का जो है वो क्रक्स है कि चेयरमैन पीटीआई को असल में कन्विंस करना है, और उसके बाद आप देखिएगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी होती है। असल मसला इस वक्त सिर्फ पीटीआई चेयरमैन की सोच है। जी ठीक है। फैसल साहब, यही फवाद चौधरी थे जिनको आईपीपी में बड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा था कुछ अर्से पहले तक, और पीटीआई को इन्होंने खैराबाद का कहा था। अब यह है कि आईपीपी से उन्होंने नज़रें चुराना शुरू कर दी हैं। उनकी गिरफ्तारी भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रही है, जिसका जवाब अभी हमारे पास खैर नहीं है। फवाद चौधरी भी आपको पता है कि आने वाले टाइम में किस किस सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं, जिसका उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं से इस्टेब्लिशमेंट की बैक उस सियासी जमात के साथ होती है। एक तो उनकी गिरफ्तारी, दूसरी परवेज़ इलाही साहब की भी गिरफ्तारी, और ये कहा जा रहा है, जो हमें ज़राए से भी इतलात हमें मिली हैं, कि उनके भी बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के भी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राब्ते तो चल रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के भी राब्ते चल रहे हैं, और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के भी जो है वो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। और यही जो सना ने बात कही, मैं उसी को इंडोर्स करूंगा, क्योंकि जो अगर पीटीआई को तो इलेक्शन तो लड़ना ही है, लेकिन उसकी क्या पोजीशन होगी, ये इमरान खान साहब जो अपनी ज़िद किस हद तक टूटते हैं, उसके बाद जो है चीज़ सामने आएगी कि पीटीआई जो है वो कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है और उस इलेक्शन में क्या कर सकती है। और मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी के सॉफ्टवेयर का मसला है, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरह अपडेट नहीं हुआ था, तो इसलिए शायद उनका दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो, तो उसके बाद जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चल सकेगा। बज़ाहिर हमें ये दिख रहा है कि पीटीआई के लिए अब थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर आया है, और पीटीआई के लिए जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात आ रहे हैं और दीगर बयानात मुख्तदर हलकों की जानिब से आ रहे हैं, और जो सोर्सेज बता रही हैं उसके मुताबिक पीटीआई को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातें हैं वो कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो टूट सके किसी हद तक, और वो पीटीआई जो है दोबारा से इलेक्शन में आ जाए। बिल्कुल ठीक। सोहेल साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, परवेज़ इलाही साहब के घर पर रात गए छापा मारने की क्यों नौबत पेश आई? आखिर कौन से कागजात थे, या यूँ कह लीजिए कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो परवेज़ इलाही साहब या नहीं मान रहे हैं, और मोनस इलाही साहब भी तनकीद कर रहे हैं पुलिस पर कि वो अपना काम छोड़कर हमारे घर पर रात गए छापा मारे, जबकि ख़वातीन है। इसकी तो एक तो मजम्मत बनती है, लेकिन साथ ही साथ वजह भी सामने आनी चाहिए कि आखिर है क्या वजह? देखिए, मसला ये है, एक वजह तो थोड़ा सा आपने आपको पहले फैसल शकील साहब ने बताई, एक वजह वो भी होती है सॉफ्टवेयर में जब उसको अपडेट की ज़रूरत हो या उसमें वायरस आ जाए तो प्रॉब्लम आते हैं, फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ती हैं। उसके साथ साथ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाकपद अंदेश दोस्तों ने ऐसे फैसले और ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसी हिकमत अमली बनाई जिसके नतीजे में उन्हें अब भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। और अब वक्त जितना आगे जा चुका है, जितना पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ढील और डील की अशद जरूरत है। अच्छा। और अब उनके बहुत से रहनुमा ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं कि हमने अपने लिए मामलात को कैसे सुधारना है, जब हम बंद गली में जा चुके हैं। जब हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर, जब पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करके, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिज़ोल्व करके सारे रास्ते अपने लिए बंद कर लिए, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वो ये समझते हैं कि अल्टीमेटली वापस अगर आना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में वापस एंट्री अपनी करनी है, तो उनको ज़रूरत है कि उनको ढील भी मिले और डील भी मिले। और उसका वो कैसे मिलेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा ने एक बहुत शानदार आज एक खिताब किया, और मुतालबा भी किया उन्होंने सेनेट के इजलास में। उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए उन्होंने भरपूर अंदाज में आवाज उठाई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो आज भी नून लीग की क़यादत के लिए बहुत नामुनासिब जुमलों का, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने दो टोक अंदाज में आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमारे दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए, कल को कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो तो हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये वो सोच थी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फुकदान था। और हमारे यहाँ तो पीटीआई के यहाँ तो ये था ना कि इनको रुलाएंगे, हम इनको ये करेंगे वो करेंगे। वो गैर सियासी गैर जमहूरी सोच का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब मामला जिस जानी बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ साइड से ऐसी मुतालबे, ऐसे रास्ते उनको दिए जा रहे हैं
कि वो ग्रेजुअली मेरे ख्याल में वो स्ट्रीम लाइन होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। लेकिन बाकी उनके वो लोग जो इस हकीकत को समझ चुके हैं, इस हकीकत को भांपते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीम लाइन करने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी से भी मिलते हुए नजर आएंगे और किसी एक जगह पर नून लीग के साथ भी इकट्ठे बैठे होंगे, तो वहीं से मेरे ख्याल में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ढील भी मिलेगी और ढील फिर आहिस्ता आहिस्ता डील में बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुबशिर साहब, आपको क्या लगता है कि जो नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि बिल्कुल इंतकाम की हम सियासत नहीं करते, हम अब पर यकीन नहीं रखते, हम मुफाहमत की सियासत अब आगे करेंगे और इसी वजह से पीटीआई के साथ भी रवाबित आगे बढ़ाने की बात की जा रही है दीगर सियासी जमातों के साथ साथ, तो आपको लगता है कि नून लीग और पीटीआई एक मेज़ पर, एक टेबल पर आकर बैठेंगे, इनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जिसने मुफाहमत की बुनियाद रखी उसको तो नून लीग ने छोड़ दिया, तो उसके बाद वो माजी के जो लांडी जेल का वाकया भी आपको याद होगा, वो मुफाहमत की सियासत, बुनियादी तौर पे मुफाहमत की सियासत हमें जिसका क्रेडिट है उसी को देना चाहिए। मुफाहमत की सियासत जो है ये आसिफ जरदारी ने शुरू की इस मुल्क में, और मुझे लगता है कि सिंध में हो रहा है, यानी सिंध में एमकेएम और पीपल्स पार्टी में मुखासमत चल रही है, जीडीए पीपल्स पार्टी के साथ टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में देगी, और वो एक सरप्राइज होगा जब वो सीट एडजस्टमेंट करेगी बड़े पैमाने पे, जिसका कभी इम्कान है पंजाब में पीटीआई के साथ। तो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुझे लगता है कि पीटीआई, चूंकि आपने देखा कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ आइकॉन्स जैसे लतीफ खोसा, जैसे हमारे एतजाज अहसन साहब, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने शो किया, और उसके बाद कुछ अंदर खाते बातचीत भी इनके दरमियान चल रही थी। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून से ज्यादा जो कनेक्शन बने हुए हैं इस वक्त पीटीआई के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बिल्कुल ठीक है। सना, मैं आप इससे पूछ लेती हूँ, इससे पहले माजी में हुकूमतें जब रही हैं मुस्लिम लीग नून की, तो हमने देखा है कि नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं आंकड़ा ही नज़र आता रहा है। आज भी सहाफ़ी ने जब सवाल किया है कि क्या गारंटी है कि जब ये हुकूमत में आ जाएंगे, चौथी बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को आंखें नहीं दिखाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी भी गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मतलब मैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी चाहती हूँ किसी दिन प्रोग्राम में डिबेट हो कि ये जो शोशा छोड़ा गया है कि जी नून लीग के चौथे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब स्किप हो जाएंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी जो स्टेटमेंट दे रही है ना कि अब लाहौर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, और ये कि अब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे या नहीं बनने देंगे, तो पीपल्स पार्टी भी हवा में गोले नहीं बरसा रही है। ये हमें बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुबशिर साहब कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत की बुनियाद रखी है और उनको लॉबिंग करनी नून लीग से बहुत अच्छी आती है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी अंडरस्टैंड करें कि आया पीपल्स पार्टी क्या गेम प्लान रखती है, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर नून लीग के लिए नवाज शरीफ साहब को लाना जो है बड़ा मुश्किल होगा। और ये भी जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब को बहैसियत वजीर आजम दिखाकर ही नून लीग वोट बैंक लेगी। अब ये देखना है कि आया उस वोट बैंक के ऊपर और उस नाम के ऊपर वोटर उनका निकलता है या फिर नहीं, लेकिन पंजाब में ज्यादातर लोगों की राय यह है कि उनका वोटर उनसे काफी नाराज नजर आता है। ठीक है फैसल साहब, मुफाहमत के जो बादशाह हैं वो सियासत तो करते हैं जरदारी साहब, और एक जरदारी सब पर भारी, तो और जो सना जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और आज का जरदारी साहब का बयान भी देख लें, इंतहाई जो है वो पुरएतमाद अंदाज में उन्होंने किया और कहा कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन हम पंजाब से जो है वो अब वजीर आजम बनने नहीं देंगे। और उनका यही कहना था कि बिलावल भुट्टो जो है वो, जरदारी साहब अपने जो है वो पत्ते नहीं खोलते। मैं आपको बताऊं, उनके आखिरी वक्तों में भी जो है वो उनके पास जो है वो कार्ड्स होते हैं और वो शतरंज की बाजी जो है वो उलट देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है सना का कि उनकी भी तैयारी जारी है, इनको हल्का ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, और आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है तो वज़ीर आज़म होगा कौन। सना मिर्ज़ा साहिब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल शकील साहब, मुबशिर बुखारी साहब, सोहेल भट्टी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।